समीर आपको सुबह से लगातार अपडेटेड रख रहे हैं और अब उनके साथ मैं भी जुड़ रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पेपर लीक विवाद के बाद पहला चुनावी फैसला। 3 बाइपोल्स क्या बता रहे हैं, लोगों की नब्ज के संदर्भ में क्या समझ में आ रहा है। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान जो अपडेट्स अभी आ रहे हैं उसके जरिए इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। पहले ये देखिए कि मध्य प्रदेश के दतिया में क्या चल रहा है। वहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। गुजरात के मांजलपुर से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। यह असल में वैसे भी स्ट्रांग होल्ड भारतीय जनता पार्टी का ही रहा है और बांकीपुर में वोटों की गिनती जारी है। वहां टक्कर कांटे की बताई जा रही है। हालांकि ये भी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ही 35 सालों से अभेद्य किला रहा है। लेकिन क्या इस बार इसमें सेंध लग जाएगी या ये किला बचा रहेगा, खासतौर से तब जबकि नितिन नवीन इसी जगह से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आते हैं। बिल्कुल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरह से पेपर लीक के बाद जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन हुआ, जेन जी का आंदोलन हुआ और उसके बाद ये पहला ऐसा मौका है जब 3-3 सीटों के नतीजे अब से थोड़ी देर बाद हमारे सामने होंगे। रुझान लगातार हम आपको टीवी9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार के बांकीपुर में बीजेपी के लिए फिलहाल अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि यहां पर प्रशांत किशोर बड़ी चुनौती देते हुए भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर अपनी सीट पर आगे चल रहे थे बैलेट पेपर की गिनती में। ये ताजा जानकारी सामने आई। गुजरात की मांजलपुर सीट में बीजेपी के कैंडिडेट आगे हैं और मध्य प्रदेश की दतिया सीट में भी बीजेपी के उम्मीदवार आगे बताए जा रहे हैं। बांकीपुर में कौन जीतेगा इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि असल में तो ऐसे तीनों ही सीटें बहुत अहम हैं। लेकिन ये देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष यहां से चुने जाते रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रशांत किशोर, जिनको ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पोस्टल बैलेट में बढ़त दिखाई है, क्या ईवीएम, क्योंकि ईवीएम की भी अब 8:30 बजे से तो उसके भी राउंड शुरू हो गए होंगे, तो वो भी क्या कहते हैं इस पर भी निगाह रहेगी। और दिनेश, यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने पूरा जोर लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी। तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर थे तो आरजेडी के कैंडिडेट जो हैं वहां पर उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए वो 2 दिन, आखिरी के 2 दिन ही अवेलेबल रह पाए और सारा फायदा जो है वो प्रशांत किशोर को मिलता हुआ नजर आया। ऐसा किसी खास रणनीति के तहत किया गया या फिर वजह कुछ और थी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रशांत किशोर निश्चित तौर पर बांकीपुर में एक बड़ा फैक्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं और अगर आप एग्जिट पोल्स को भी देखें तो वो प्रशांत किशोर के फेवर में है। प्रशांत किशोर नंबर 1, बीजेपी नंबर 2 और तीसरे नंबर पर आरजेडी। तो जो मुख्य एग्जिट पोल्स हुए हैं उसमें अगर आप जो थोड़ा रिकॉग्नाइज्ड हैं और जिन पर लोग भरोसा करते हैं उनको अगर माने आप, तो 3-4 जो पोल्स हैं वो सारे के सारे ये बता रहे हैं कि जन स्वराज का पलड़ा यहां भारी है। हालांकि अगर आप देखें इसके पहले हुए चुनावों में 8000 वोट ही जन स्वराज को मिले थे। बिल्कुल। तो क्या चीजें इतनी ज्यादा बदल गई हैं और प्रशांत किशोर के यहां फ्रेम में आ जाने से चीजें बहुत। लेकिन उधर दतिया में क्या चल रहा है, खास तौर से एक दिन पहले अपने कैंडिडेट को, जो पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराकर कांग्रेस का परचम जिन्होंने बुलंद किया था, उनको सस्पेंड कर दिया जाना, पार्टी से हटाया जाना, इसकी वजह क्या माना जा रहा है? क्या ये नतीजों से पहले किसी तरीके से नतीजा देख लिया गया? क्या आप दतिया जाएंगे और पूछेंगे ये बात? बिल्कुल, रजनीश हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रजनीश, दतिया पर सबकी नजरें हैं क्योंकि दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थक जिस तरह से हंगामे पर आमादा नजर आए, फिर उन्हें मनाने की कोशिश की गई, वो मान भी गए। लेकिन चुनावी पंडित ये कह रहे हैं कि ये फैक्टर एक असर डाल सकता है। वैसे भी 7% वोटिंग वहां पर कम हुई। किस तरह से इसे आप देख रहे हैं और वहां पर पूरा माहौल क्या नजर आ रहा है? अभी तो खबर यही है शुरुआती रुझानों में बीजेपी के कैंडिडेट आगे हैं। बिल्कुल, देखिए पोस्टल बैलेट की गिनती अभी चल ही रही है और जानकारी अभी भीतर से आई है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो करीब 20-22 वोटों से आगे हैं। आधिकारिक तौर पर अभी ये डेटा नहीं जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इलेक्शन कमीशन के जो टीम के लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनके पास कंप्यूटर पे सूचना आती है काउंटिंग रूम के अंदर से और उसके बाद वो जानकारी मीडिया को देते हैं। अभी इनका कहना है कि ऑफिशियली इनके पास कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम ये नहीं बता सकते हैं कि पोस्टल बैलेट की गिनती में कौन आगे है कौन पीछे है। लेकिन कुछ लोग जो भीतर से आए थे उनकी ओर से ये कहा गया है कि बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं।
जहां तक इस चुनाव की बात है, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा चुनाव है कांग्रेस के लिए भी और भाजपा के लिए भी। कांग्रेस पिछली बार ये चुनाव जीती थी और इस बार चुनौती है कि वो अपनी सीट को बचा पाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कई लोगों ने भीतरघात किया है, कांग्रेस पार्टी के कई लोगों पर चुनाव से पहले भी कार्रवाई हुई है और कल रात भी नहीं, ये भीतरघात क्या इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है सबोटाज? और समझा तो ये जा रहा था कि भीतरघात उधर भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के सपोर्टर्स ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए इतना भारी पड़ गया है क्या? क्यों उनको राजेंद्र भारती को एक दिन पहले सस्पेंड करना पड़ा? क्या इस बारे में उनको ही कल्प्रिट माना जा रहा है और माना जा रहा है कि एक तरीके से नतीजे आ चुके हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों का ये मानना है, बल्कि प्रदेश के बड़े नेताओं का ये मानना है कि राजेंद्र भारती मैनेज हो गए थे। वो कांग्रेस के खिलाफ एक तरह से वो काम करने लगे थे और इस पूरे चुनाव में उन्होंने पार्टी की मदद नहीं की, बल्कि पार्टी के लिए उन्होंने नुकसान ज़्यादा किया। और ये पूरी रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं उनके पास गई, प्रदेश अध्यक्ष के पास गई और उसके बाद दिल्ली से अप्रूवल होने के बाद ही उन पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। उनके अपने विधायक पिछली बार 7,500 वोटों से उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को हराया था और भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें जेल जाना पड़ा 3 साल से ज़्यादा की उन्हें सजा हुई उनकी सदस्यता। तो आजकल एक टर्म जो बहुत सुनाई देता है कॉम्प्रोमाइज्ड, कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए। अब ये क्या यहाँ पर ये कहा जाएगा कि कांग्रेस के ये कैंडिडेट कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए? और तब जबकि ये समझा जा रहा था कि ये तो सत्ता विरोधी लहर दिखाई दे रही है युवाओं के बीच में, वैसे में कांग्रेस का कैंडिडेट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है भारतीय जनता पार्टी से।